नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यभूषण दुबे आईटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आरएल आरसी सर्किट के बारे में स्टडी किए थे। हम आज आरएलसी सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे और इस पर इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आरएल सर्किट, जैसा आप लोग जानते हैं कि आरएल सर्किट में रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट को क्या करेंगे, आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो टोटल सप्लाई वोल्टेज लगाए हैं, यही टोटल सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस पर अप्लाई हो जाएगा, इस इंडक्टर पर अप्लाई हो जाएगा और इस कैपेसिटर पर अप्लाई हो जाएगा। क्या होता है, इसमें जो करंट होंगे वो तीनों में क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि तीनों सीरीज में लगे इसलिए सेम होंगे। ठीक है, अंतर क्या होगा, इस करंट और इस वोल्टेज में क्या होगा, एक एंगल होता है। मतलब अगर आप बात करें, आप लोगों को पता है जो वोल्टेज में वी आर और ये आई, ये क्या हो जाएगा, आपका सेम होगा। इंडक्टर में बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, करंट क्या करेगा, आपका लैग करेगा। कितने डिग्री, 90 डिग्री लैग करेगा। इसमें करंट क्या करेगा, आपका लीड करेगा। कितने डिग्री लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। तो यहाँ पर गया। अब इन तीनों का क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज आप निकालेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें वोल्टेज ये है, इसमें वोल्टेज नीचे, इसमें वोल्टेज फिर सीधा है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज तभी निकाल पाएंगे जब हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर सम करेंगे। तो वेक्टर सम देखिए हमने किया है। तो वी नॉट इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। अब आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ पर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 क्यों लिखा है। अब ये डिपेंड करता है, अगर कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्सल की वैल्यू अगर एक्सी से बड़ी होगी तो ये क्या हो जाएगा, आपका -5 हो जाएगा। क्योंकि उसमें करंट क्या करेगा, इंडक्टर में करंट क्या करता है, लैग करता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वाला हो जाएगा। अगर उल्टा होता है, एक्सी क्या हो करता है, लीड करता है, ग्रेटर देन एक्सल है, तो क्या करेगा, आपका करंट क्या करेगा, लीड करेगा। करंट लीड करने का अर्थ होगा ये वाला, ये पोर्शन होगा। मतलब आपका जो वोल्टेज है तो यही है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करेंट में प्लस माइनस 5 किस पर डिपेंड करेगा, एक्सल और एक्सी के आपस में मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन ज़्यादा है और कौन बड़ा है। तो जो टोटल इम्पिडेंस की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आपका जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सल माइनस एक्सी। आप यहाँ पर कोई चाहे तो एक्सी माइनस एक्सल भी लिख सकता है, जो भी बड़ा होगा वो हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप एक्सल माइनस एक्सी लिखिए या एक्सी माइनस एक्सल लिखिए। ठीक है, अब बात करते हैं करंट इन द सर्किट। तो आई इक्वल टू वी अपान आर, वी अपान जेड लिखना चाहिए। तो वी अपान जेड, तो जेड की वैल्यू क्या है, आर प्लस जे एक्सल माइनस एक्सी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आई की वैल्यू आपको बता दिए क्या आएगा, आई इक्वल टू आपका आएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, जैसे हम प्रीवियस में लिख भी चुके हैं। तो P इक्वल टू क्या होगा, V इंटू आई। तो वी आर में से, तो इसको और जब डिराइव करेंगे, जब वही आपका क्या आएगा प्लस माइनस 5, तो आपका वोल्टेज तो ये वी नॉट साइन ओमेगा टी। और आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखेंगे या आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 रखेंगे। दोनों कंडीशन में आपने क्या पाया था, जो एवरेज पावर आया था आरएल और आरसी सर्किट, आपको याद भी होगा। तो एवरेज पावर क्या आ जाता था, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कास 5। तो ठीक है, तो आपका पावर यही आएगा इन तीनों कंडीशन में। ठीक है, अब बात करते हैं तो जो फेजर की बात करते हैं, जैसे हम पीछे पढ़ भी अभी लिए थे, जो तीनों का करेंट होगा, इसमें जो करेंट होगा वो सब में क्या होगा, बराबर होगा। तो वही हमने लिखा है आई आर इक्वल टू आई वन आई एल इंटू आई सी या आई, तीनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। आई क्या होगा, वोल्टेज के वी आर के फेज में होगा, और वी सी में क्या करेगा, आई लीड करेगा, और इंडक्टर में क्या करेगा, ये लैग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये चीज़ हमने बनाया। इसको आप क्या कीजिए, इसको ई न लिख करके वोल्टेज लिख दीजिए और इसको वी आर लिख देते हैं, और ये क्या है आपका वी एल हो गया और ये क्या आपका वी सी हो गया। तो यहाँ पर क्या है आपका
आई और वी आर क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। इसमें वी एल में क्या होगा, करंट क्या करेगा, लैग करेगा। देखिए करंट लैग किया, अब वोल्टेज क्या लीड कर रहा है। कैपेसिटर में क्या करेगा, करंट लीड करेगा, तो ये जीरो है तो ये माइनस है, तो इसलिए लीड हो गया। ठीक है, आप फेजर डायग्राम बनाना चाहेंगे तो फेजर डायग्राम भी क्या हो गया आपका, ये आपका क्या है, आपका इसको वी आर मान लेते हैं, इसको वी एल बोल देते हैं और इसको वी सी बोल देते हैं। तो ये क्या है आपका, ये आई मान लेते हैं। तो आई आर वी आर क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। वी एल में इंडक्टर में वी एल क्या करता है, लीड करता है, करंट लैग करता है। कैपेसिटर में क्या करता है, करंट लीड करता है। तो आपका ये आपका फेजर डायग्राम बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फेजर डायग्राम को, जो आपने देखा था कुछ देर पहले। तो ये वी एल था, आप पीछे यहाँ देख भी सकते हैं, ये क्या था, वी एल था, ये वी सी था और ये वी आर था। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखा बनाया है, ये वी एल है और ये वी सी है और ये वी आर है। ठीक है, यहाँ लिख लेते कोई नहीं, यहाँ भी यहाँ लिख लीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इस VC को मान लेते छोटा, यहाँ पर हमने मान लिया VC क्या है, छोटा है और VL क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये क्या है, VL इतना बड़ा है तो ये VC क्या हो जाएगा, इतना माइनस हो जाएगा। तो ये VC इतना, ये पूरा क्या है, इतना VC क्या होगा, माइनस हो गया। तो ये पूरा पोर्शन क्या बचा, ये पूरा क्या बचा, VL माइनस VC, जो आपका यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि हम पूरे में से इस पूरे हमने VC को छोटा मान लिया। जब हम VC को छोटा मान लिए, इसका मतलब पूरे VL में से हम क्या करें, इस VC को माइनस कर दिए। तो इस VC को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, VL माइनस VC। तो ये VL माइनस VC और ये क्या आपका पूरा ये आपने VR बोला था। तो VR आपने बोला था, VR इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू ना, VR इक्वल टू IR लिखा होना चाहिए। तो ये आपका VR है, तो ये भी आपका क्या VR है, और ये का VL माइनस VC है, ये माइनस VL माइनस VC है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। तो VL माइनस VC इंटू IXL इंटू IXC हो गया। ठीक है, तो इसका और अच्छे से अगर आप देखेंगे तो आपका ये बना, ये आपका बना IR और ये बना आपका जो Z वाला पोर्शन बना I इंटू जेड, और ये जो आपका बना ये वाला पोर्शन, ये बना I इंटू XL माइनस XC। तो अगर आप क्या कीजिए, इस तीनों में अगर आई क्या है आपका कॉमन है, इसके साथ लगा हुआ था और ये कॉमन, तो क्या बचा आपका Z और ये बचा R, ये XL माइनस XC। तो ये भी क्या हो गया, इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गया। जैसे आपने वोल्टेज ट्रायंगल है, ये आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गया। और यहाँ से Z इक्वल टू, आप ध्यान से देखेंगे तो Z स्क्वायर इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड क्या निकल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से R स्क्वायर मतलब पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम, R स्क्वायर इक्वल टू प्लस XL माइनस XC। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिराइव करके या ऐसे भी हम ला सकते हैं और यहाँ से भी ला सकते हैं। तो यहाँ से फिर इसी को रिपीट करते हैं। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। चूँकि यहाँ पर वोल्टेज को VL को हमने ग्रेटर मैक्सिमम माना है, ज़्यादा VL की वैल्यू VC से, या L की वैल्यू हमने क्या रखा है, C से ज़्यादा रखा है कैपेसिटर से। तो VL माइनस VC का स्क्वायर, और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू अगर देखेंगे या टेन फाई की वैल्यू देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, VL माइनस VC अपान VR, VL माइनस VC अपान VR। और इसको अगर डिराइव करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये XL माइनस XC अपान R हो जाएगा, XL माइनस XC अपान R हो जाएगा। और यहाँ से इस भी की वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो I इंटू जेड स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, I इंटू R का होल स्क्वायर, और I इंटू XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I क्या हो जाएगा, सबका स्क्वायर होगा, वो कॉमन है, बाहर निकल जाएगा। तो Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यही क्या है, ये आपने देखा, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल से हम लोग इस तरह से भी पा सकते हैं, वैसे भी पा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो आपका RL सर्किट था, ये जो हमने RL सर्किट बनाए थे, ये RL सर्किट बनाए थे, इसका बिहेव किस तरह से बिहेव करेगा, ये रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, या कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जैसे आपको पता, हम डेरिवेशन में कई सारे डेरिवेशन में हम ये समझा दिए थे, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी बड़ी होगी, वो उस तरह से बिहेव करेगा। मतलब क्या है, अगर XL बड़ा होगा तो सर्किट क्या होगी, इंडक्टिव होगी।
तो मतलब आरएल सर्किट की तरह बिहेव करेगी, मतलब इंडक्टिव होगी। इंडक्टिव होने का अर्थ क्या होगा, इंडक्टिव होने का अर्थ ये होगा कि करंट क्या करेगी, लैग करेगी। तो इन तीनों फिगर में कौन सी करंट लैग कर रही है, ये देखिए ये इंडक्टिव सर्किट है और आपकी करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। क्लियर है। अब बात करते हैं कैपेसिटर, अगर एक्सी क्या होगी, बड़ी है तो किस तरह से बिहेव करेगी, आरसी सर्किट मतलब कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। और कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या करेगा, आपका करंट क्या करेगा, लीड करेगा। करंट लीड करने का अर्थ क्या है, इसमें देखिए इन तीनों फिगर में कौन सा करंट लीड कर रहा है, ये करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपकी कैपेसिटिव सर्किट हो गई। क्लियर है। अब बात करते हैं जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या होगा, तो एक्सएल एक्सी एक दूसरे को काट मारेंगे, तो बचा क्या, रजिस्टर बना। तो रजिस्ट्री सर्किट की तरह बिहेव करेगी। रजिस्ट्री सर्किट का मतलब क्या है, वोल्टेज और करंट क्या करेंगे, एक फेज में होंगे। तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस है और वोल्टेज और करंट क्या है, सेम फेज में है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि आरएलसी सर्किट में अगर एक्सएल बड़ा है तो करंट क्या करेगा, या एक्सी बड़ा है तो करंट की बिहेव लीड करेगा या लैग करेगा। ठीक है। और जो तीसरी कंडीशन होती है ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। जब रेजोनेंस पर आएंगे तो ये आपका पॉइंट आएगा जब एक्सएल और एक्सी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पावर की, बात करते हैं जो एसी सर्किट में कितनी तरह के पावर होते हैं। ठीक है। अभी एक पावर तो आप लोग पढ़ चुके हैं, याद कीजिए, हम जो एवरेज पावर निकालते थे। ठीक है। उसका क्या बोलते थे, भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कास फाई। अब आप बोलेंगे सर और कौन कौन से पावर होते हैं, ये एवरेज पावर के अलावा दो पावर और होते हैं। एक पावर होता है टोटल पावर। टोटल पावर क्या होता है, जो एवरेज पावर कहाँ से निकला था, जो एवरेज पावर वो टोटल पावर नहीं है, वो किसी पोर्शन से निकला था, किसी टोटल पावर में से एक पावर होता है मैक्सिमम, उससे दो लोग निकलते हैं। एक तो एवरेज पावर निकलते हैं, मतलब ऐसे समझिए एक टोटल पावर है, वो पिताजी है, उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम क्या है, एवरेज पावर जो हम निकालते हैं, और एक दूसरे पावर का जो नाम है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पावर। अब देखिए क्या है, तो जो एवरेज पावर जो हम आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कास फाई। तो ये क्या है, यही क्या एक्चुअल पावर है, यही क्या है आपका एक्चुअल पावर है, इसी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तब जो टोटल पावर होता है जिससे ये लोग निकलते हैं, उसको कौन सा पावर बोलते हैं, उसको हम लोग टोटल पावर भी बोलते हैं और एपरेंट पावर बोलते हैं। तो वही हमने लिखा है, एसी सोर्स के द्वारा लोड को भेजी गई कुल पावर को एपरेंट पावर कहते हैं। मतलब जो भी पावर जाती है उसके पास, उसको क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर बोलते हैं। और इससे क्या करते हैं, इससे हम लोग, और इससे हम एस के द्वारा डिनोट करते हैं, मतलब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस के द्वारा। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट एम्पियर मीटर होती है। तो हमने बोला है टोटल पावर है, तो टोटल पावर क्या होगी, पी प्लस जे क्यू होगी। क्योंकि क्या है, आप जब भी उसमें मतलब आप एसी सर्किट की बात करते हैं तो उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों होती है। तो जो ये पी है, ये क्या आपकी रियल पावर है, ये आपकी क्या है, रियल पावर है, और क्यू क्या आपकी इमेजिनरी पावर है। तो पी जो एवरेज पावर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पावर बोलते हैं। ठीक है। जैसे क्या है, आप ऐसे समझिए, रियल पावर, टोटल पावर और इमेजिनरी पावर। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल समझाएंगे। ठीक है। इसी टोटल पावर में से हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट को हम यूज करते हैं, किस पे करते हैं, लोड में। इसी टोटल पावर को हम क्या करते हैं, लोड में, मतलब लोड मतलब बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जलाते हैं, हीटर जलाते हैं, जिसकी वजह से मेरे मीटर में क्या होती है, रीडिंग बढ़ती है। तो उस पावर को क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर बोलते हैं। और उसका फार्मूला आप लोगों को पहले से पता है, क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कास फाई। ये कहीं पर भी लिखा नहीं होता, आर एम एस की वैल्यू कहीं ये नहीं लिखा होता आर एम एस। अगर 220 वोल्ट लिखा बोला जा रहा है, इसका मतलब वो क्या आर एम एस वैल्यू है। अगर वो आर एम एस नहीं होगी तो उसको बताया जाएगा ये पीक वैल्यू है या कोई भी वैल्यू है। ठीक है। आपको ये समझ में आ गया एक्टिव पावर। अभी जब हम क्या करते हैं, ये क्या है, ये जो है क्या है, रियल पार्ट। अगर आप वोल्टेज की बात करेंगे, जो आई आर एम एस क्या है, रियल पार्ट होता है, रियल
पार्ट ऑफ करंट होता है, और जब आई आर में साइन फाई होता है तो वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ करंट होता है। तो क्या है, अगर हम क्या करें, इस आई आर एम एस की आई आर एम एस कास फाई की जगह क्या लिख दें, आई आर एम एस साइन फाई कर दें, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पावर बोलते हैं। अब क्या है, अब आप सोचेंगे रिएक्टिव पावर क्या होती है। क्या होती है, जो पावर हम देते हैं लोड को, और वो क्या करते हैं, रिवर्स हमको वापस देते हैं। टोटल पावर ने क्या किया, लोड को कुछ पावर दिया, वो क्या करता है, वो पावर को फिर से आपको वापस दे देता है। तो उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पावर। आप सोचेंगे क्या बात बोल रहे हैं, मैं हम लोड को दिए और वापस कर दिए। अगर आप ध्यान से देखिए, समझिए, पीछे बैक फ्लैश में जाइए, मतलब पीछे जाइएंगे तो इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में अगर आप देखे होंगे तो जो पावर हम देते हैं इंडक्टर को या कैपेसिटर को, वो क्या करता है, रिटर्न वो पावर हमको वापस कर देता है। तो वापस कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ, वापस करने का अर्थ है यही बाउंस बैक कर गया ये पावर। इसी पावर को क्या बोलते हैं, इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंस। टोटल पावर के कुछ भाग जो लोड से सोर्स को बाउंस बैक हो जाती है, उसे रिएक्टिव पावर कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी वोल्ट एम्पियर होती है, इसकी होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है, VAR होती है, और ये क्या होती है आपकी VA होती है। ठीक है, तो आपने समझ में आया। अब थोड़ा सा और समझते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। ऐसे से नहीं समझ आया, दो चीज़ से समझ सकते हैं। जैसे हमने एक, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को आप पावर दे रहे हैं, सप्लाई देते हैं, तो क्या होती है, उससे एक लाइट एमिट होती है जो जिसकी वजह से रोशनी आती है। तो उसमें रोशनी कहाँ से आती है, आपने देखा उसके अंदर फिलामेंट लगे होते हैं, वो रेजिस्टिव सर्किट होती है, और उसमें चोक लगे होते हैं, वो इंडक्टिव सर्किट होती है। तो इंडक्टिव क्या करता है, वो जो पावर आपसे लेता है वो क्या कर देता है, आपको वापस कर देता है। तो इंडक्टर में जो पावर का कंजम्पशन हुआ वो क्या हो, कौन सा पावर हुआ, वो रिएक्टिव पावर हुआ। और जो लाइट में निकल गई वो क्या हो गई, एक्चुअल पावर, मतलब एक्टिव पावर हुआ। और जो आपने टोटल पावर दिया था उसको, वो क्या हो गया, टोटल पावर, मतलब अपरेंट पावर हो गया। ठीक है, तो हर जगह समझ लीजिए कि एसी सर्किट, मतलब जो पावर एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं। हमने बोला कि बाउंस, रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो बाउंस बैक करती है, मतलब जाती है फिर रिटर्न हो जाती है। तो उसकी वजह से जो मीटर में रीडिंग आएगी, आप जो बिजली चलाते हैं उसकी वजह से जो एनर्जी खर्च होगी, वो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। तो उसकी वजह से, इमेजिनरी पावर की वजह से आप में जो कोई एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होगा, उसकी वजह से कोई रीडिंग जो बिजली का बिल में कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, उसका आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो जितना आप देते हैं उतना क्या हो जाता है, बाउंस बैक कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह समझ लीजिए, जो पावर आप एक्चुअल में यूज करते हैं, जैसे दो तरह की बात करते हैं और समझते हैं कि थोड़ा सा और प्रैक्टिकल चलते हैं कि रियल एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर क्या होता है। जैसे हमने आपको एक थप्पड़ मारा, आपको चोट लगी और आपको स्वेलिंग हो गई, ये क्या है, रियल में हमने मारा। और एक दूसरी हमने क्या किया, आपको गाली दे दिया। अब आपको चोट तो नहीं लगी, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको चोट लगी है। तो वो क्या होगी, आपकी इमेजिनरी चोट हो गई, चोट तो लगी है। और जो हमने आपको थप्पड़ मारा वो क्या हो गया, आपकी रियल चोट लगी। तो यही वैल्यू, यही अंतर होता है रियल पावर में और रिएक्टिव पावर में। तो जो चीज़ आपको क्या रहे, जो आपको दिख रही है, जो पावर आपको दिख रही है, जिसकी वजह से आपको लाइट मिल रही है, हीट पैदा हो रही है, मोटर चल रहा है, तो वो क्या होगी, एक्टिव पावर हो रही है। और जो आपको दिख नहीं रही है, एक्चुअल में उसके अंदर हो रहा है, जैसे आप ट्यूबलाइट जला रहे हैं तो चोक पावर ले रहा है और दे रहा है। आप क्या कर रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, मोटर चलाने पर क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, रिएक्टिव पावर जनरेट हो रही है, जिससे फील्ड जनरेट हो रही है। तो वो आपको दिखाई नहीं दे रही, बट हो रहा है। तो ये आपका क्या होता है, एक्चुअल पावर और रिएक्टिव पावर होता है। ठीक है, और अपरेंट पावर होता है। ध्यान रखिएगा, जो अपरेंट पावर, टोटल पावर होता है V/I होता है, और एक्टिव पावर होता है VI cos थीटा होता है, और जो रिएक्टिव पावर होती है VI sin थीटा होता है। थीटा की जगह आप फाई भी बोल सकते हैं।
अब बात करते हैं पावर ट्रायंगल की बात करते हैं। तो पावर ट्रायंगल में अभी आपने देखा होगा एस इक्वल टू, हाँ, तो पावर ट्रायंगल में आपने क्या देखें, मतलब पी इक्वल टू आपने ये आप पाए वी आर एम एस इंटू कास फाई, क्यू इक्वल टू पाए वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन फाई, और एस इक्वल टू ये मिट गया है, हट गया है, पी प्लस जे क्यू सॉरी, पी प्लस जे क्यू, और ये क्या बचा वी इंटू आई। चूँकि यहाँ आर एम एस लिखा, सब में आर एम एस लिख लीजिए। अगर नहीं भी लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, वो आर एम एस होता माना जाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू माना जाता है। ठीक है, इसका अगर जब पावर ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक्टिव पावर हो जाएगा, और ये क्या होगा, रिएक्टिव पावर हो जाएगा, और ये अपरेंट पावर होगा। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो आर वाला जो होता है रियल पार्ट, जो रियल पार्ट होता है, हम क्या बताए थे, वो हमेशा कोसाइन फैक्टर होता है। यहाँ से आप देख भी रहे हैं पी क्या है आपका कोसाइन फैक्टर है, तो ये देखिए ये इस टोटल पावर का कोसाइन फैक्टर है, और ये क्या है साइन फैक्टर है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, पावर ट्रायंगल हो गया। तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, एक कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। इन सीरीज सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन, तो वोल्टेज दिया इतना और करंट दिया ये है। तो वोल्टेज आपका साइन 314 टी है, और करंट क्या है साइन 314 माइनस 45 डिग्री। मतलब करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो करंट लैग करने का मतलब ये कौन सी सर्किट होगी, आप समझ सकते हैं, ये आपकी आरएल सर्किट होगी, अर्थात इंडक्टिव सर्किट होगी। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा, इम्पिडेंस निकाले। इस इम्पिडेंस में क्या निकलेगा आपका, एल निकलेगा, सी ने। सर्किट पैरामीटर, सर्किट पैरामीटर में क्या निकलेगा, आर निकलेगा और एल निकलेगा, और इसका पावर फैक्टर निकालेंगे और पावर निकालेंगे। पावर मतलब पावर फैक्टर मतलब कास थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और पावर मतलब वी आर इंटू आई आर में कास फाई निकालेंगे, और फेजर डायग्राम निकालेंगे। तो फेजर डायग्राम निकालेंगे, इसका मतलब करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, आप पहले बात करते हैं इम्पिडेंस की बात करते हैं। तो इम्पिडेंस कैसे निकलेगा, तो पहले आप जेड निकालिए। जेड इक्वल टू क्या निकालेंगे, वोल्टेज अपान करंट। तो वोल्टेज क्या है 283 एंगल 0 और 4 एंगल 45, यहाँ देख लीजिए। तो V इंटू आई, तो V मैक्सिमम अपान आई मैक्सिमम लिख दिए। तो 283 ये हमने लिखा, 283 एंगल 0 और 4 एंगल माइनस 45, 4 एंगल माइनस 45। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर क्या होगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा। 283 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 70.75 एंगल 45 आ गया। हमने क्या दूसरा क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना है सर्किट इम्पिडेंस, सर्किट पैरामीटर। तो सर्किट पैरामीटर क्या होता है, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल होता है। ठीक है, आर प्लस जे एक्सएल। तो आर की वैल्यू क्या होगी, अगर इसको अच्छा आपने किया, आपने क्या किया, जेड को आपने क्या बदल दिया, जेड को आपने क्या किया, कार्टेशियन फॉर्म में या रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा 70.75 कास 45 डिग्री प्लस जे 70.75 साइन 45 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे 70.75 कास 45 डिग्री 50 आ जाएगा, और इसका 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन या कास के लिए बराबर होती है, तो सेम ही आएगा। तो सेम आने का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, ये आ गया। ठीक है, आपने ये निकाल लिया। दूसरा उन्होंने क्या बोला, हमें इम्पिडेंस निकालना है। तो इम्पिडेंस में पैरामीटर निकालना, मतलब आर और जो उसके अंदर है। तो चूंकि करंट है, करंट लैग कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक्सएल होगा, और एक्सएल के लिए क्या लिखते हैं, प्लस जे एक्सएल। तो आर की वैल्यू क्या होगी 50 हो गई, और एक्सएल की वैल्यू क्या हो गई 50.2। ठीक है, ये ओमेगा एल, हमें क्या निकालना, एल निकालना है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखा है, 314 दे रखा है। आप देख सकते हैं ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू क्या है 314 दे रखे हैं। तो 314 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो एल की वैल्यू आई। एल की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, 0.153। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, आपका पावर फैक्टर। तो कास 45 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, उसका पावर फैक्टर हो जाएगा। तीसरा उन्होंने क्या पूछा, पावर पूछा है। तो पावर के लिए 3 फार्मूले होते हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ये क्या है, जो 283 और 4 है, जो 283 और 4 है, ये क्या है, मैक्सिमम पीक वैल्यू होती है। इसको क्या करेंगे, √2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका आर एम एस वैल्यू हो जाएगा।
और ये आपका 566 हो जाएगा। इसमें cos 45 मतलब 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 400.22 हो जाएगा। और ये cos 45 कीजिए या sin 45, दोनों की वैल्यू सेम आती है तो सेम आ जाएगा। तो s इक्वल टू पी प्लस एस का वैल्यू p और q की वैल्यू आपकी क्या होगी, आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन में ये दिया है और अगर ध्यान देंगे तो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर बस हमने क्या किया है, मैग्नीट्यूड वैल्यू बदले हैं, वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ एक बार क्या निकालेंगे, इम्पीडेंस निकालेंगे, सर्किट का पैरामीटर निकालेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे, पावर निकालेंगे और फेजर डायग्राम निकालेंगे। तो सेम न्यूमेरिकल है। इम्पीडेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 एंगल 0 अपान 800 एंगल -30। तो ये हमने 200 एंगल 0 800, तो ये क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और एंगल ये क्या आ जाएगा +30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो z इक्वल टू क्या निकलेगा आपका 25 एंगल साइन cos 30 और प्लस j साइन 25 इंटू साइन 30 लिखेंगे और ये आपका आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, r प्लस जे एक्सएल की वैल्यू निकालना है। चूँकि एक्सएल क्यों होगा, क्योंकि करंट लैग कर रहा है। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो r ये आ गया और एक्सएल की वैल्यू ये आ गई, एक्सएल की वैल्यू ये आ गई। तो और ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखा है 377 दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर क्या आ गया 0.033331 आ गया। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, cos 5 मतलब पावर फैक्टर निकालना है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है 0.866 होती है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल पावर निकालना है, S और P और Q की वैल्यू निकालना है। तो VRMS की वैल्यू क्या है, अब यहाँ क्या चाहिए, जो P की वैल्यू दे रखे हैं 200 और 8 होगा, 200 और 8। इसको क्या कीजिए √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये क्या क्या 2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा √2 तो ये 4 हो जाएगा और 4 2 जा 800 आ जाएगा। 800 को क्या कीजिए 0.866 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा और साइन 30 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 बार आ जाएगा। तो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपको शायद समझ में आया होगा। हमने आज RLC सर्किट के बारे में पढ़े और उस पर कुछ दो न्यूमेरिकल लगाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।